नमस्कार मित्रों, रेडियो बूस्ट के इस वीडियो चैनल पर आप सबका स्वागत है। यहाँ रेडियो बूस्ट पर हम जो कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं वो ऑडियो भी होता है और वीडियो भी होता है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और आप हमारे रेडियो स्टेशन से इसके ब्रॉडकास्ट को भी सुन सकते हैं। आज हमारा सौभाग्य ये है कि हमारे साथ दो साहित्य से जुड़ी बहुत कर्मठ महिलाएं हैं, प्रीति मिश्रा जी और शारदा मित्तल जी। प्रीति मिश्रा जी की बहुत सारी पुस्तकें हैं, आप बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं, कहानियां लिखती हैं और बार बार रेडियो पर भी उनका ब्रॉडकास्ट होता है। आपका अपना एक चैनल भी है और आप बड़ी मेहनत और लगन से अपना काम कर रही हैं। शारदा मित्तल जी दोहे बहुत सुंदर लिखती हैं, बहुत सारी इनकी पुस्तकें भी हैं और एक आध पुस्तक पर शायद मैंने बैठकर चर्चा भी की है, तो मुझे स्मरण हो रहा है आप भी बहुत अच्छी साहित्यकार हैं जिन्हें लोग पढ़ना और सुनना चाहते हैं। आज हम साहित्य की चर्चा शायद ज्यादा करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी अभी ये दोनों महिलाएं मॉरिशस के एक साहित्यिक टूर से लौटी हैं और मेरे मन में कई तरह के सवाल हैं। हालांकि मॉरिशस मैं भी जा चुका हूं और पसंदीदा देशों में मॉरिशस भी आता है। दुनिया भर की जितने भी 5-7 देश मैंने देखे हैं उनमें मॉरिशस शायद एक ऐसी जगह है जहां मैं दोबारा या तीसरी बार भी जाना पसंद करूंगा। जी। तो मेरा सवाल सबसे पहले प्रीति जी आपसे है। इन दिनों में एक ट्रेंड देख रहा हूँ, लोग टूरिज्म के साथ साहित्य को जोड़ लेते हैं, टूरिज्म के साथ व्यवसाय को जोड़ लेते हैं और इस तरह के जिस तरह के प्रोग्राम्स के साथ आप गई थी वो टूरिज्म के साथ साहित्य और व्यवसाय का एक मिला जुला सा एक्सपेरिमेंट था। तो आप मुझे जरा ये बताइए, ये प्रवृत्ति साहित्य और टूरिज्म को जोड़ने की, इसे आप किस तरह जस्टिफाई करेंगी? इन दिनों ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे पहला कारण तो इसका यही लगता है कि हमारी जो पॉकेट है अब हमें अलाउ करने लगी है। जो एक साहित्यकार पहले होता था तो वो अपना लिखता पढ़ता तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके पास इतनी शक्ति नहीं होती थी। अब कहिए पूरे हिंदुस्तान का ही नक्शा बदल गया है, हम लोग जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। और दूसरा ये जो इतना हमारा आभासी दुनिया के कारण हम एक दूसरे के करीब आ गए कि हम पूरे देश के क्या पूरे दुनिया के एक जैसे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और जहां पर इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर जाहिर है संभावनाएं बढ़ जाएंगी है ना। आप क्या समझती हैं शारदा जी? मैं यही बात मैं कहना चाह रही थी कि ये जो आभासी दुनिया, अब साहित्यकार पहले बहुत सारे, अब साहित्यकार भी तो कितने बढ़ गए। पहले लोगों को गृहणियां अब कितनी लेखन क्षेत्र में आ गई क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म मिल गए। इसी तरह से बहुत सारी संस्थाएं बन गई हैं और वो लोगों को इकट्ठे करके, जैसे अब विश्व हिंदी दिवस पर हम लोग जाकर आए हैं मॉरिशस के साथ, महात्मा गांधी संस्थान के साथ संयुक्त हमारा कार्यक्रम था और बहुत अच्छे लेवल का कार्यक्रम था। तो वो संस्था वाले लोगों को, साहित्यकारों को इकट्ठा करके वहां ले गए, जिसमें हमारा विचार विमर्श भी हुआ, हमने कार्यक्रम भी दिए, वहां के लोगों से मिले, उन लोगों को जाना। तो ये अपने आप में भी एक बहुत, साहित्य के लिए भी एक बहुत अच्छा अनुभव है और घूमने के लिए तो अच्छा अनुभव है ही। तो मुझे लगा ये एक पंथ दो काज वाली टूरिज्म भी हो रहा है और साहित्य भी हो रहा है और साहित्य की चर्चा भी हो रही है। प्लीज जी मुझे एक बात बताइए, इस तरह के कार्यक्रमों में देश भर के साहित्यकार इकट्ठे होते हैं जी। जरा एक बात सच बताइए, क्या सचमुच साहित्य होता है? साहित्य तो हम नहीं कह सकते कि हमने पूरे साहित्य की चर्चा की, नहीं की, लेकिन हमने जितनी भी देर जाना, कम से कम ये तो जान पाए हम कि लोग कैसा लिख रहे हैं। हम शायद उन लोगों को कभी नहीं पढ़ते जिन लोगों को हमने वहां सुना या पढ़ा, या फिर जैसे कि महाराष्ट्र से 50 लोग थे तो हम उनका साहित्य नहीं जान पाए। लेकिन अगर आप हमसे कहें कि हाँ उनकी जीवन शैली हमने जानी, जरूर जानी। वो झारखंड से लोग थे, हमने उनको करीब से देखा और जाना और समझा, क्योंकि एक हफ्ता काफी था इस बात के लिए। और वैसे तो हम सब ने 5-5, 6-6 लोगों के ग्रुप्स तो बनाए रखे थे, ये भी आपके बात से। तो मैं इस बात को इस तरह से सम अप कर सकता हूँ आपके इस सवाल को
कि इन दिनों हमारी जेब की हैसियत बढ़ी है, बिल्कुल, हमारी साहित्यिक रुचि बढ़ी है, आभासी दुनिया जिसकी आप बात कर रही हैं और डिजिटल वर्ल्ड ने हमें एक दूसरे से जोड़ा है। आज जिन देशों में हम नहीं जा पा रहे हैं उनकी वीडियोस हम देखते हैं, जी जी। उन स्थानों के बारे में हम जानते हैं और हमारी जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्यों ना इन जगहों को जाकर देखा जाए। दुनिया भर में बहुत सारे बड़े साहित्यकार हुए हैं, उनके अपने देश हैं, उनके अपने स्थान हैं। हमारा मन करता है कि विलियम शेक्सपियर कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, उन जगहों को जाकर देखा जाए। जो नोबेल प्राइज विजेता हैं उनके देशों में कभी जाकर देखा जाए। और एक सबसे बड़ी बात मॉरिशस को लेकर एक अच्छी बात यह है कि भारतीय संस्कृति आपको लगभग रिप्लिका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा एक सवाल आपसे पूछूं शारदा जी। हाँ जी। भारतीय कल्चर किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है मॉरिशस के लोगों में? मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि वहाँ पर बहुत सारे भारतीय जो है 52% कहना है कि 52% जो आबादी है भारतीय मूल के लोग हैं। और वो जितने अच्छे तरीके से इस कल्चर को, सभ्यता को, अपनी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं, यही देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। हर एक घर के बाहर उन्होंने हनुमान जी का चौरा बनाया हुआ है, हर घर में रामायण है, हर त्योहार को वो बिल्कुल भारतीय तरीके से मनाते हैं। वही साज श्रृंगार, साड़ी पहनना, सिंदूर लगाना और उसी तरह से भोजपुरी गीत गाना, लोकगीत, और जो शादी ब्याह है बिल्कुल भारतीय कल्चर के हिसाब से वो लोग करते हैं। प्रीति जी, आपको क्या लगा? मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ शारदा जी से। और मुझे एक और भी बात बहुत अच्छी लगी है कि वहाँ पर वो लोग कहते हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम और ईसाई मिलकर रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर वहाँ मंगल महादेव को शिवरात्रि के दिन पूजा जाता है तो कहते हैं कि उस दिन खाने पिलाने का कार्यक्रम हमारे मुस्लिम भाई करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लोग वहाँ पे भारतीयता को जिंदा रखें। ये बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से इस तरह के देशों में जहाँ मिली जुली पॉपुलेशन है, बहुत सारे धर्म हैं, उनके बीच में अगर समन्वय की स्थिति है तो वे डेवलप करेंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा प्रीति। मॉरिशस में आपने लोगों को बहुत करीब से देखा होगा और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को भी देखा होगा। आपको क्या लगता है लोगों का जीवन भरण, लोगों की जीविकाएं कहाँ केंद्रित हैं? लोग किस आधार पर अपनी जीविका कमाते हैं और अधिकांश लोग वहाँ क्या करते हैं? मॉरिशस दो चीजों पर आज भी निर्भर है। एक है गन्ने की खेती और दूसरा है टूरिज्म। तो ज्यादातर लोग टूरिज्म में हैं, चाहे वो गाइड बने हुए हैं या फिर होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्योंकि होटल्स भी वहाँ भरमार है। और गन्ने की खेती पहले से कम हुई है लेकिन वो लोग कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कपड़ों का भी व्यवसाय है, रेडीमेड गारमेंट्स, जिसमें से कि रॉ मटेरियल या सब कुछ काम यहाँ से जाता है, आधा काम करा हुआ यहाँ से जाता है, लेकिन छपाई का काम वहाँ होता है। तो मुख्य रूप से मुझे ये तीन ही व्यवसाय दिखाई दिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक सवाल शारदा जी आपसे पूछना चाहूंगा। आपने देखा होगा, आप वहाँ पे कुछ साहित्यकारों से भी मिली होंगी। जी। और हमारे साहित्यकार जितनी अपनी कहना चाहिए हवा में रहते हैं मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता था और दूसरा शब्द मुझे मिल नहीं रहा था। जितनी हवा में रहते हैं, जितनी एक कहना चाहिए कृत्रिमता ओढ़ कर रहते हैं। बिल्कुल। आप अगर वहाँ से किससे मिले होंगे तो आपको क्या ये नहीं लगा कि लोग कितने संत तरीके से रहते हैं? बिल्कुल। क्या कारण है? हम मिले वहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार रामदेव धुरंधर जी से। हाँ। और उनकी हमने पुस्तकालय में देखी, इतनी मोटी मोटी किताबें, 13 खंडों में उनका जो एक पिघलता सोना उपन्यास है उन्होंने लिखा है, जो गिरमिटियों पर। जी। और पूरा उसमें मॉरिशस का आपको अगर सत्य पिक्चर चाहिए, ट्रू पिक्चर चाहिए, तो अगर आप उस किताब को पढ़ लेंगे तो आप वास्तविक मॉरिशस को जान पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, उनसे जो मुलाकात हुई, इतनी मतलब ऐसे लग रहा था हमारे कोई अंकल हैं। हाँ, हमारे दादाजी या हमारे बड़े हमारे को आशीर्वाद देने के लिए जैसे हमारे सामने बैठे हैं।
मेरा तो बड़ा पुराना संपर्क और संबंध उनके साथ रहा। मुझे बड़ा स्नेह और सम्मान उनकी तरफ से मिलता रहा। वो आज भी आपको याद कर रहे थे, वो आपको बहुत याद कर रहे थे। और दूसरी बात ये है कि इतनी सरलता कि हमारे 2 दिन के प्रोग्राम में वो पूरे वक्त मौजूद थे। बिल्कुल। और शाम को मिलने आ गए थे ढूंढते ढूंढते, याद है? हाँ। एक बड़ा फर्क आप महसूस करेंगी कि वहां पे एक सामान्य, वहां पे एक मिडिल क्लास, जैसे हमारे यहाँ क्या है, जब हम मिडिल क्लास शब्द कहते हैं तो हमें वर्गीकरण करना पड़ता है, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। वहां पे आप ये पाएंगी कि एक मिडिल क्लास है, वहां पे अपर मिडिल क्लास गायब है। या तो वे लोग हैं जो होटलियर्स हैं, जो होटलों के मालिक हैं, या वे लोग हैं जिनके अपने वाइनरीज चलती हैं। आप शायद गई होंगी तो आपने देखा होगा, तो वाइनरीज भी चलती हैं खासतौर पे, लेकिन उनके मालिक फ्रेंच लोग हैं। उनके मालिक ज्यादातर फ्रेंच लोग, इंडियंस नहीं हैं, वो फ्रेंच लोगों की हैं। या अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं जो आपने क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा का काम देखा, वो कुछ काम इंडिया से होकर जाता है, भारत से जाता है, और उसके बाद बकाया काम वहां होता है। आमतौर पे ये सारे के सारे काम सिर्फ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। आमतौर पे अधिकांश लोग होटलों में नौकरी करते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, या सामान्य कामों में जुड़ते हैं। तो इसलिए आप ये पाएंगी कि वहां आदमी ज्यादा उड़ता इसलिए नहीं है कि उसके पास बड़े सीमित साधन हैं। उन सीमित साधनों में उसे जीवित रहता है। वहां अगर कोई व्यक्ति अध्यापन मैं आपको रामदेव जी के बारे में बात बताऊं, ये लोग तो हमेशा साहित्य की सेवा करते रहे, अध्ययन करते रहे, अध्यापन करते रहे, और इनकी बहुत बड़ी इच्छाएं कभी रही नहीं। भारत में वो बार बार आए तो किन्हीं संस्थाओं ने उनको आमंत्रित किया, किन्हीं ने बुलाया तो वो आए। उन्होंने बताया हमारे पास फिर इतने पैसे हो जाते हैं कि हम टिकट खरीद के वहां जा सके, लेकिन वहां रहने वाले सामान्य व्यक्ति के पास, जबकि हमारे उनके 1 रुपए की कीमत हमारे 2.5 रुपए के बराबर हो जाती है, तब भी वो स्थिति वहां लोगों की आमतौर पर नहीं हो पाती, क्योंकि वहां पर लाइफ यहाँ से ज्यादा खर्चीली, एक्सपेंसिव है। अच्छा, एक सवाल और, आप तो 5-7 दिन रह के आई, क्या मॉरिशस में कोई नाइट लाइफ भी है? हम लोगों ने देखा नहीं, पर मैंने सुना, उन्होंने बताया कि काफी है, काफी है ना, नाइट लाइफ है वहाँ। मैं जब कई वर्ष पहले गया तो आपको जान के हैरानी होगी, इट वाज 0 नाइट लाइफ। अच्छा, अब तो मैंने सुना काफी है। अभी वो इसलिए अभी तो कह रहे हैं कि आपके इंडिया जैसा कल्चर है हमारे यहाँ। नाइट लाइफ का सीधा मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज में है कि पूरी रात लोगों को एंजॉयमेंट का, शराब का दौर ज्यादा आते हैं। एक्चुअली वहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा है, वेस्टर्न और यूरोपियन टूरिस्ट सबसे ज्यादा है। नहीं, यूरोपियन टूरिस्ट तो सब खैर आते ही हैं, कारण क्या है, उनको लैंग्वेज की बड़ी सुविधा है। फ्रेंच आमतौर पे, भाई क्रियोल कितने लोग जानते हैं वहाँ पे? क्रियोल वहाँ की भाषा है, लोकल जानते हैं। अरे सर, आपको वही बात बताएं, नाइट लाइफ पे याद आया, हमने खुद वेले होके 12-1-2 बजे तक तो हम ही नाचे हैं वहाँ, और हर दिन क्योंकि वो सब अंग्रेज थे वहाँ पे, और करते थे ना वो लोग, एंजॉय तो कर रहे होते थे। पर एक वहाँ का जो वैसा आदमी है, जो आम जनता है, वो भी मैंने सुना है कि वहाँ पार्टीज होती हैं। आज से 8-10 साल पहले की बात मैं आपको बताऊं, 8-10 साल पहले आदमी अपने सामान्य जीवन को जीने की स्थिति में था। हो सकता है प्रॉस्पेरिटी बढ़ी होगी, धीरे धीरे हर जगह बढ़ती है, जब हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है तो वहां भी बढ़ी होगी। और निश्चित रूप से, और देखिए नाइट लाइफ हम कैसे एक्वायर करते हैं, 2 तरह से एक्वायर करते हैं। एक तो हम टूरिस्ट बन के एक्वायर करते हैं, जब हमारी जेब में डॉलर्स होते हैं, हमारी जेब में पैसा होता है। एक हम नाइट लाइफ उस तरह भी एक्वायर करते हैं जब हम उसे अरेंज करते हैं। तो मॉरिशस के लोग निश्चित रूप से अपने, आप देखिए, मैं आपको 8-10 साल पहले की बात बताऊं, उस जमाने में भी वहां पे 117 5-स्टार होटल थे। आज तो उससे ज्यादा होंगे, अब तो बहुत ज्यादा होंगे। तो उन होटल्स में काम करने वाले लोग तो जाहिर है लोकल्स ही हैं, उनके पास व्यवसाय वही है। और एक बात आपने जो भी चर्चा की थी, खेती कम क्यों हो रही है? खेती कम इसलिए हो रही है, यील्ड का रिटर्न उतना नहीं मिलता। चीनी दुनिया भर से सस्ती मिल जाती है, आप अपना गन्ना पैदा करके उसकी चीनी बना के कहाँ उसे बेचेंगे? बोल रहे थे वो लोग कि हम अपनी चीनी इंपोर्ट करते हैं, नहीं, हम इंपोर्टेड चीनी यूज करते हैं क्योंकि वो सस्ती है, और अपनी एक्सपोर्ट, ऐसा बोला उन्होंने। और एक जमाने में तो एक एक्सपेरिमेंट और भी हुआ करते थे दुनिया भर में। अब मुझे बड़ी हैरानी होती है जानकर, चुकंदर से भी लोग चीनी बनाते थे। अच्छा, ये नहीं पता था। हाँ, चुकंदर से भी लोग चीनी बनाते थे, और चीनी को लेकर दुनिया भर में बड़े एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। और मॉरिशस में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, लेकिन अब धीरे धीरे, अच्छा आप देखिए ना, आपने देखा होगा कई सारे टापू हैं, और जो मुख्य टापू है उसको आप देखें तो हमारे एनसीआर से बड़ा नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये सारी बातें तो हमने की वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ की आर्थिक स्थिति के बारे में। अब आप जरा अपने अनुभव बताइए कि आपने अपना जो आपने जो एक पर्यटक के रूप में आपने क्या क्या देखा। चलिए शारदा, आप बताइए। आप पूरी लिस्ट बना के लाएंगे तो आप अपनी लिस्ट से मदद ले सकती हैं। चीटिंग अलाउड। वही जो फेमस पॉइंट होते हैं सारे, ट्रॉक, सर्फसा, फिर वो एक बीच जो वहाँ पर काफी फेमस है। एक हमने देखा ला वैले डेस कलर्स, जो जहाँ पर कहते हैं कि 23 रंग की धरती है। वॉल्केनो था, उसके इरप्शन से क्लाइमेटिक जो उसके ऊपर चेंजेस आए, उससे जो अर्थ के जो लावा निकला था उसके रंग काफी सारे उसमें बन गए हैं। मैं आपको ऐड करूं, बेसिकली रंग नहीं बने हैं। बेसिकली हुआ ये है कि उन जो लावा निकला उसमें तरह तरह के मिनरल्स और मेटल्स की मिक्सिंग है। जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं तो तरह तरह के रंग आगे रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे प्रिज्म से 7 रंग टूट जाते हैं, वैसे ही इस पार्ट पे अगर सूरज की किरण पड़ी तो लाल, इधर पड़ी तो बैंगनी, इधर पड़ी तो अन्य रंग। तो यानी वहां पे जो कंपोजिशन ऑफ सॉल्ट्स और रॉक्स का है, वो प्रत्यावर्तित जो रोशनी को इस तरह से करते हैं कि आपको रंगीन नजर आता है। और हमने बोटैनिकल गार्डन में बड़े अच्छे अच्छा, आपने कछुए देखे? कितने पुराने वाले कछुए। अगर हम कछुए नहीं देखते तो शारदा जी वापस नहीं आती मॉरिशस से। शारदा जी हर मैंने सुना था कि वहाँ बहुत बड़े साइज के टर्टल होते हैं, तो उन्होंने बोला था कछुए देखे बिना हम नहीं जाएंगे। तो हम अगर कोई टैक्सी में बैठते थे तो पहले उससे यही कहते थे, भाई कछुए कहाँ है, हमें कछुए दिखाने ले चलो। लेकिन वाकई बड़े बड़े कछुए थे। चलिए, एक और दूसरी तरफ आपको लेके जाता हूँ। आप गंगा तालाब गई? जी बिल्कुल, बहुत आनंद आया। बहुत शांत जगह है वो, जहाँ जाके आपको इतना सुकून महसूस होता है कि आपको लगता है आप ट्रांस की स्थिति में आ गए। वहाँ बैठकर मेडिटेशन करने को मन कर रहा था। उसके इतिहास के बारे में कुछ आपको पता लगा? बताइए। वहाँ का इतिहास ऐसा उन लोगों ने बताया कि वहाँ के पुजारी को एक बार सपना आया था, और सपना आया था कि वहाँ पे उसको गंगा जी को लाना है। और कहते हैं कि जब उनकी आंख खुली तो उन्हें एक बूंद भी अपने ऊपर कहीं से गिरती दिखाई दी। अच्छा। हाँ, और फिर कहते हैं कि मिसेस गांधी ने, इंदिरा गांधी ने ये यहाँ से बहुत सारा गंगा जी का जल वहाँ भिजवाया, और आम आदमी भी यहाँ से गंगा जी का जल ले जाके वहाँ डालता है। ये मैंने वहाँ पे सुना, और उसका पहले नाम था परी तालाब। तो परी तालाब से इस तरह उसको गंगा तालाब कर दिया। एक्चुअली इसके बारे में कहानी और भी बताई जाती है कि जब भारतीय मूल के लोग वहाँ पहुंचे, तो खास तौर पे लोग बिहार से थे, तो उनके लिए सूर्य और जल इन दोनों का बहुत अधिक महत्व था। और शुरुआती दौर में छठ के अवसर पर ये जो एक तालाब था, ये एक कुदरती तालाब था जहाँ पानी इकट्ठा होता था। तो पारंपरिक रूप से उनके लिए ये तालाब इस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन ये बहुत बड़ा तालाब था, और आमतौर पे वहाँ रहने वाले लोग इस बात को मिस करते थे आजादी के बाद। मॉरिशस तो हमारे बहुत बाद में आजाद हुआ ना, तो 64 में हुआ। हाँ, 64 में हुआ। तो उसके बाद उन्हें ये लगा कि गंगा चाहिए हमें। तो हर भारतीय गंगा को मिस करता है। और उस जमाने में आपने बड़ी सही इंफॉर्मेशन जुटाई। उस जमाने में भारत से कंटेनर्स में भर कर गंगा जल भेजा गया। अच्छा। और इस तालाब को, जिसे परी तालाब कहते थे, या परी तालाब का मतलब भी वो जो आपकी फेरी वाली परी नहीं थी, परिक्रमा तालाब। अच्छा, परिक्रमा। इस तालाब की भारतीय मूल के लोग परिक्रमा करते थे, यहाँ जल चढ़ाते थे और जल की पूजा करते थे। आपने देखा होगा उस मंदिर, उसके तालाब के चारों तरफ छोटे-छोटे मंदिर है। आपका हर देवता उसके चारों तरफ मिल जाएगा। और इतने खूबसूरत है। अच्छा, अब तो बड़ी-बड़ी मूर्तियां बन गई हैं, शिव है, दुर्गा है। हाँ जी। तो वो देख के आपको लगता है तो आप पूरी तरह से भारतीय संस्कृति में खो जाते हैं। तो गंगा की मूर्ति भी है वहाँ। और कैसे हमारे सामने लोग वहाँ पे दिए जला कैसे, जैसे बनारस के घाट पर और हरिद्वार क्या है उसका, हर की पौड़ी पर। तो मैं आपको अपना निजी अनुभव आपको बताऊं तो ये कुछ मैंने पढ़ भी लिया था, कुछ लोगों ने मुझे बताया।
मैं सच आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं लगभग 15 मिनट तक चुपचाप उस तालाब के किनारे बैठकर रोता रहा। पर वो ऐसी भावनाएं आती हैं, आप उसके साथ जुड़ते हो जाते हैं। मैंने वहाँ बस छोड़ दी अपनी, मैं वहीं बैठी रही, मुझे जाने का मन नहीं हो रहा था। मुझे लगा ये भारत है, और मैं जाने क्यों किस तरह से अपनी मिट्टी से जुड़ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ये भावनाएं हमने भी महसूस की है। और मैंने तो आपको शेयर किया था, जो मैं पूरा नहीं कर पाया, मैं उस जमाने में राम पर कुछ लिखना चाहता था। और मैंने सोचा था कि कभी अगर वो पुस्तक आएगी तो मैं यहाँ गंगा तालाब पे आके उस पुस्तक को यहाँ तक लेकर हम आपकी पुस्तक को वहाँ तक लेकर गए हैं, और वहाँ जाकर हमने ये सोचा कि हम इस मंदिर में ना छोड़ के हमने रामदेव धुरंधर जी को आपने बहुत अच्छा किया, आपने उसे बिल्कुल सही स्थान पे पहुंचाया। तो ये अपने आप में अच्छी बात रही। अच्छा चलिए, ये तो हम थोड़ा सीरियस उस पे आ गए, अब आगे निकलिए। आपने वो बीचेस देखे जहाँ पे एक जमाने में किंगफिशर के कैलेंडर्स शूट होते थे? हाँ, क्यों नहीं देखे, हमने बड़े वीडियोस बनाए। हमने वो कितने खूबसूरत रंग पानी के, मुझे लगता है मैंने शायद दुनिया में कहीं नहीं देखा। अच्छा, क्यों है सब, इसका कारण आप बताएंगी? क्योंकि वो बहुत क्रिस्टल क्लियर पानी है, ट्रांसपेरेंट पानी है। व्हाई क्रिस्टल क्लियर? क्यों है क्रिस्टल क्लियर? सवाल तो ये है। क्यों है? क्योंकि उसकी रेत भी अलग रंग की थी। रेत तो है ही नहीं वहाँ पे, सफेद रेत है, बहुत कम। फैक्ट इज दिस, जो वॉल्केनिक लावा था, हाँ जी, वो लावा जहाँ आया उस लावे पर ही वो पानी है। अच्छा। और चूंकि ये लावा आया होगा हजारों साल पहले, और लावा बहुत सख्त होता है, तो जो आपको सैंड दिखाई देती है सफेद सी, वो बड़ी मुश्किल से बनी हुई सैंड है। अब भी आप जमीन में पाँव रखेंगे पानी में घुस के, तो आपका पाँव रेत में घुसेगा। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी पत्थर आपको महसूस होगा। जैसे हम इंडिया के समंदर में जाते हैं तो हम नहीं सोच पाते, नहीं सोच पाते आप अंदर तक जाने का, क्योंकि वहाँ गहरा आने लगता है, और यहाँ हम कितनी दूर तक हम लोग चले गए थे, और इतना पानी था। क्यों था? क्योंकि आपके पाँव के नीचे पत्थर था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमने ना ध्यान नहीं दिया इस बात पे। बस हम उसकी सुंदरता देखकर बस मुग्ध हो रहे थे, पूल के पानी में चले जा रहे थे। और मैं सोच रही थी कि इतने साल बाद भी मैं वहाँ तैरने में मुझे इसीलिए डर नहीं लगा, क्योंकि मैं इंडिया में कहीं नहीं सोच सकती हूँ कि मैं जाके समंदर बीच में तैरना शुरू कर दूं, है ना? लेकिन वो था ही नहीं, उथला था वो पानी, उथला था। और आप मुझे तो ठीक से अब नाम याद नहीं, आपको नाम याद होंगे, एक टापू पे अलग से वहाँ लोग लेके जाते हैं, जहाँ इंडियन रेस्टोरेंट भी है। उसका नाम मैं आपको बताती हूँ अभी देख कर ना। हाँ जी, जहाँ हमने फोटोज खिंचाए, लास्ट वाला एलेऑक्स। हाँ, राइट, बिल्कुल वहाँ पे ईस्ट में है ये। हाँ, और यहाँ पर काफी वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं। हमने अंडर वाटर वॉक किया, पैरासेलिंग किया। पैरासेलिंग बहुत होती है पैरासेलिंग, और बहुत ही आनंददायक था वो ट्यूब राइड। फिर स्पीड बोट में हम गए, हमें एक झरना भी दिखाया उन्होंने। छोटा था पर एंजॉय किया काफी। पैरासेलिंग तो मैंने अंडर वाटर वॉक। चलिए, इतना सब आप देख के आई। आप वहाँ पे पोर्ट लुइस में जो एक फोर्ट है, आप फोर्ट पर भी गई होंगी। फोर्ट पर भी गया। फोर्ट से आपने ऊपर से समुद्र और बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स नई हो रही हैं, अब तो पूरा शहर लग रहा था। भरा पूरा शहर पोर्ट लुइस तो एक जमाने में ही था। भरा पूरा शहर तो हमेशा से था। और सबसे अच्छी बात है, आपने देखा नहीं, वहां जाते जाते पहाड़ ऐसे दिखाई देते हैं जिनकी चोटियां हैं, जो इस तरह से हो जाते हैं, उस तरह से हो जाते हैं। किसी को वो लोग क्या कहते हैं, स्लीपिंग लेडी, किसी को जलाहादी भी है ना, और किसी को कोई सा लाइन बता दो, गोरिल्ला। बहुत सारी चीजें आपको वहाँ पहाड़ों में दिखाई देती, आकृतियां बहुत सुंदर था। अच्छा, एक और बड़ी बात जो आपने महसूस की होगी, वो ये कि वहाँ जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन लोगों के यहाँ उन लोगों से मिलना हमारे किसी स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने से भी ज्यादा आसान है। और वो राष्ट्रपति हमारे कार्यक्रम में आए और बड़ी देर तक बैठे। बहुत देर तक बैठे। और मैं आपको इसका एक कारण बताऊं। सबसे बड़ी बात है वहाँ पे सुरक्षा है, अपराध शून्य है। मुझे नहीं पता आपने किसी पुलिस वाले से किसी से बात की होगी, नहीं की होगी। मैंने एक पुलिस वाले से पूछा, लेकिन वो कह रहे थे यहाँ नहीं। मैंने कहा, भाई आर यू सो रिलैक्स्ड?
उसने कहा रिलैक्स होने का रीजन ये है कि यहाँ पहली बात तो आदमी अपराध करने की बात सोचता नहीं है, क्योंकि हमारे रूल्स काफी सख्त हैं। दूसरी बात, अगर कोई अपराध करेगा तो भाग के कहाँ जाएगा? चारों तरफ तो बोट्स तो हमारी हैं, पानी में से कहाँ निकल के जाएगा? मैं उस जमाने में देखकर हैरान था। आज तो खैर मैं अपनी गुड़गांव की सोसाइटी में, मेरे यहाँ भी सिर्फ शीशे हैं, कहीं सीखचे नहीं है, क्योंकि चारों तरफ कई लेयर्स हैं सिक्योरिटी की। उस जमाने में देख के हैरान था, लोगों के घरों में वो जालियां नहीं है, लोहे के वो नहीं है, सलाखें नहीं है, जंगले नहीं है। तो हमें लगता था कोई घुस जाएगा, तो वहाँ कोई घुसता ही नहीं था। और एक और क्योंकि इसका कारण एक ये भी है, सॉरी, उसका कारण ये भी है कि वहाँ हर एक व्यक्ति के पास घर है रहने के लिए, गाड़ी है, चाहे उसका इनकम का लेवल कुछ भी है, स्तर कुछ भी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि भूखमरी नहीं है। बिल्कुल, हाँ, बेगर्स है ही नहीं, वो कहते हैं हमारे। आप देखिए, बेगर्स ना होने का कारण क्या है? बेगर ना होने का कारण ये है कि वो कई मामलों में बहुत सख्त है। सख्त इन सेंस, वो सिर्फ उन लोगों को अपने यहाँ आना अलाउ करते हैं जिन लोगों की जेब में पैसा हो। आप एज ए टूरिस्ट आइए, आपको ऑन अराइवल देते हैं वो वीजा, लेकिन डेज आर लिमिटेड, और आप उससे आगे अगर वहां रुकना चाहेंगे तो पुलिस आपको आके पूछेगी कारण क्या है, या तो आप उसको एक्सपेक्ट कराइए या डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। तो ये सब बड़े कारण हैं। दूसरी बात, अब तो खैर दुबई भी ऐसा करने जा रहा है। दुबई ने पाकिस्तानियों को लेके कह दिया, अगर आपके अकाउंट में 5,000 दिरहम है तो दुबई आइए, वरना मत आइए। अच्छा। तो कई ये जो एक तरह का सख्त माहौल है जहाँ बैगर्स को रोकने के लिए वो लोग कह तो रहे थे कि मॉरिशस में इतना आसान नहीं है, यहाँ की सिटीजनशिप पाना बहुत मुश्किल है, और शादी करो तो है ना, हाँ, तो कई सारे इंडियंस तो आपके ग्रुप में तो लोग इस लायक थे नहीं कि शादी कर सकें। हल्के में ना लिया, पर हमें ऐसे चलिए, हम आपको हल्के में नहीं लेते। इस चर्चा को इस बड़े अच्छे नोट पर हम यही समाप्त करते हैं। किसी दिन फिर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति मिश्रा जी और शारदा मित्तल जी, आप आई, हम सब लोगों ने चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।